14 मार्च 2025 दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर आग लगती है और उस आग की वजह से पता चलता है कि उनके घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ था। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। सवाल ये है कि जिसके घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा हो और वो खुद हाई कोर्ट के जज हो, तो उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कौन लेगा? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो पॉलिटी पढ़ते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं कि हमने तो सुना था कि जज के खिलाफ जो एक्शन होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और वो भी तब जब पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है। मगर कुछ दिनों से अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे होंगे कि उसके अंदर कुछ इन हाउस इंक्वायरी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो ये इन हाउस इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट क्या है और पार्लियामेंट के रिमूवल के साथ इसका क्या रिश्ता है? क्या ये आपस में कनेक्टेड है या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं? क्या पास्ट में भी ऐसा कभी कोई चीज देखने को मिली थी? देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें फिलहाल कोई भी काम करने से रोक दिया है और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, जिसको हम इन हाउस इंक्वायरी बोल रहे हैं। अब काफी लोगों को लग रहा है कि इन हाउस इंक्वायरी का तो कोई फायदा नहीं है, जजेस जो खुद जुडिशरी का पार्ट है वो ही जब एक जज के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे तो उनको क्लीन चिट देके छोड़ देंगे एंड दे डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ द इंक्वायरी। मगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी जब जजेस ने खुद इन हाउस इंक्वायरी करी है हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, मैं जस्टिस सौमित्र सेन की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी ये पाया था कि जस्टिस सौमित्र सेन ने फाइनेंशियल रॉन्ग किया है और इस इंक्वायरी के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को यह रेकमेंड किया था कि पार्लियामेंट के थ्रू जस्टिस सौमित्र सेन को हटा दिया जाए ऑफिस से। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली में वो प्रपोजल पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी हुआ, राज्यसभा ने उसको पास भी कर दिया। इससे पहले वो प्रपोजल लोकसभा में आता, वो मोशन लोकसभा में आता, जस्टिस सेन ने खुद ही रिजाइन कर दिया। तो ये है पावर इन हाउस इंक्वायरी की। तो आप इन हाउस इंक्वायरी को हल्के में ना लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इन हाउस इंक्वायरी और पार्लियामेंट के रिमूवल प्रोसेस में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, अगर किसी जज के खिलाफ कोई रॉन्ग डूइंग की कंप्लेंट होती है तो उसको दो तरीकों से लिया जा सकता है। पहला यह है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, हम अपने एमपीज के पास जाएं और उन्हें शिकायत करें कि ये फलाना फलाना जज ये गलत काम कर रहा है, और उससे जुड़ी हुई जो कंप्लेंट है हमारे पास उसके कुछ तथ्य भी हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अपने एमपीज को शेयर कर सकते हैं। वो एमपीज दूसरे एमपीज को अपने साथ लेकर एक रिमूवल प्रोसेस चालू कर सकते हैं, मोशन चालू कर सकते हैं। वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के बारे में डिस्कशन करता है। वो बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज को हटा सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब अगर जज कोई ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जो गलत है या वो अपने काम को करने के लिए सक्षम नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है। और हटाने का काम पार्लियामेंट नहीं करेगी, हटाने का काम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर प्रेसिडेंट उनको तब हटाएंगे जब इस रिगार्डिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक मोशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से। जब वो मोशन पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज को हटा देंगे। ये बात आर्टिकल 124 में लिखी है। ऐसी ही बात हाई कोर्ट जज के बारे में भी दी गई है आर्टिकल 218 के अंदर। हाई कोर्ट जज को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटाते हैं और हटाने का ग्राउंड भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का ग्राउंड है, और हटाने का प्रोसेस भी वही है। दोनों हाउस जब स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल मोशन को पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट जज को हटा सकते हैं अंडर आर्टिकल 218। अब ये बात थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये बात थी पार्लियामेंट के बारे में, ये बात थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। मान लीजिए कि मैं अपनी कंप्लेंट एमपीज के पास लेकर जाता ही नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं अपनी कंप्लेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास लेके ही नहीं जाता हूं और मैं जुडिशरी में ही एक जज के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? अब देखिए, जो भी एक आम नागरिक ने कंप्लेंट करी है किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस या इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई है और वो कंप्लेंट आपने जुडिशरी में ही दी गई है तो ये कंप्लेंट इवेंचुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि इस कंप्लेंट में कोई आधार नहीं है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इस कंप्लेंट को सिरे से ही नकार सकते हैं, इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि ये जो कंप्लेंट करी गई है और उसके साथ जो तथ्य दिए गए हैं किसी जज के अगेंस्ट, इसमें कुछ सब्सटेंस है, इसमें कुछ सीरियसनेस है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 जज की कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी उस चार्ज का इन्वेस्टिगेशन करेगी। मगर ये डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो जो 3 मेंबर कमेटी होगी उनमें 2 चीफ जस्टिस होंगे अलग अलग हाई कोर्ट्स के, कोई भी 2 चीफ जस्टिस हो सकते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के जो सीजीआई डिसाइड करेंगे। 2 चीफ जस्टिस के अलावा एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज भी होंगे, तो 2 चीफ जस्टिस हो गए। मान लीजिए आप पटना हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर उस कमेटी के अंदर
एग्जाम्पल के तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथ में किसी भी एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज को लिया जा सकता है और ये 3 मेंबर कमेटी बन जाएगी। मान लीजिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। पहले वाले केस में मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मगर आप मान लीजिए आप किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उस 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी के मेंबर जो होंगे उनमें से एक होंगे सुप्रीम कोर्ट जज, कोई भी एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, साथ में 2 अलग अलग हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस। आप चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उस जुडिशियल कमेटी में 2 चीफ जस्टिस होंगे जो पहले वाले केस में भी था, मगर यहां पर जो तीसरे मेंबर होंगे वो हाई कोर्ट के जज नहीं होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, क्योंकि इस बार कंप्लेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट है। इसी तरीके से मान लीजिए कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट करी गई है, तो सीजीआई जो जुडिशियल कमेटी बनाएंगे इंक्वायरी करने के लिए, उसके अंदर तीनों मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे, और अगर हो सके तो उनमें से एक मेंबर, उन 3 जजेस में से एक मेंबर सीजीआई खुद होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट जब इंक्वायरी की जाएगी तो तीनों मेंबर सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, और अगर हुआ तो उसमें से एक मेंबर सीजीआई खुद होंगे। और अगर कंप्लेंट खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट करी गई है तो भी तीनों मेंबर सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा। जैसे कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को उस कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। अब कमेटी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और सीजीआई को रिपोर्ट देगी। डिपेंडिंग कि कमेटी ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी और क्या रिकमेंडेशन दिया, सीजीआई उस पर फर्दर एक्शन लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर फर्दर एक्शन लेते हैं। मान लीजिए कमेटी बोलती है कि जो एलिगेशन लगाए गए थे उसमें कुछ दम तो है, मगर वो एलिगेशन उतने ज्यादा सीरियस नहीं है। उस केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर जज को, कोई भी जज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जज को एक वार्निंग दे सकते हैं, क्योंकि ये पाया गया था कि वो जो रॉन्ग है, जो बैड बिहेवियर है, वो बैड तो है मगर उतना भी बुरा नहीं है कि उसके लिए उनको पार्लियामेंट के थ्रू इंपीच कर दिया जाए, पार्लियामेंट के थ्रू रिमूव कर दिया जाए, इतना बुरा भी नहीं है। मगर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशन है वो एक सीरियस चार्ज की तरफ इशारा कर रही है, जैसे जस्टिस सौमित्र सेन के केस में भी यही हुआ था। इंक्वायरी कमेटी ने पाया कि जस्टिस सौमित्र सेन ने फाइनेंशियल रॉन्ग किया है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जज को बोलेंगे कि आप खुद ब खुद रिजाइन कर दीजिए या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, ताकि हम आपको पार्लियामेंट के अंदर ना ले जाएं और आपके रिमूवल प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू ना किया जाए। अब अगर वो जज जिनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई थी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को तैयार हो जाते हैं या वो रिजाइन कर देते हैं, तो ये मामला वहां खत्म होता है। मगर अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या दोनों को एक रिकमेंडेशन भेजेंगे कि फलाना फलाना जज, इंक्वायरी ने देखा कि इन्होंने कुछ गलत किया है और इसके बाद अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको दफ्तर से हटा दें। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो तभी हटाएंगे जब इस मोशन को पार्लियामेंट पास करेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिकमेंडेशन देंगे कि इस जज को हटा दिया जाए, उस रिकमेंडेशन के बाद हटाने का प्रोसेस पार्लियामेंट में चालू करा जा सकता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप जज को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीजीआई ने इंक्वायरी के बाद बोल दिया है कि इस जज के खिलाफ कुछ रॉन्ग डूइंग के सब्सटेंशियल एविडेंसेस मिले हैं, आप इनको हटा दीजिए, तो भी उस जज को हटाना उतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आप, क्योंकि इन हाउस इंक्वायरी ने पाया कि जज ने कुछ गलत किया था, अब आप इस प्रोसेस को पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं क्योंकि वो जज खुद रिजाइन नहीं कर रहा है, तब आप उसे पार्लियामेंट में लेके गए। पार्लियामेंट के अंदर भी अगर ये मोशन लोकसभा में शुरू होता है तो कम से कम लोकसभा के 100 मेंबर उस रिमूवल प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, तभी वो मोशन आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। या मान लीजिए ये मोशन राज्यसभा में लिया जाता है तो कम से कम 50 एमपी राज्यसभा के उस मोशन को सपोर्ट करेंगे, तभी इसको आगे लिया जाएगा, वरना नहीं। अब दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी से इस मोशन को पास करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस जज को उनके ऑफिस से हटा देंगे। जस्टिस सौमित्र सेन के केस में भी यही हुआ था। इन हाउस इंक्वायरी ने पाया कि जस्टिस सौमित्र सेन ने कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, उसके बाद उन्होंने उनको हटाने की रिकमेंडेशन दी। राज्यसभा में वो मोशन स्टार्ट होता है, राज्यसभा में मोशन पास हो जाता है और इससे पहले वो लोकसभा में आए, जस्टिस सेन खुद ही रिजाइन कर देते हैं। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं इन हाउस इंक्वायरी पार्लियामेंट के रिमूवल मोशन से अलग भी हो सकती है, कनेक्टेड भी हो सकती है, और इन हाउस इंक्वायरी उतनी इनइफेक्टिव होती है, ये बोलना भी गलत है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जस्टिस सौमित्र सेन के केस में भी यही हुआ था। इन हाउस इंक्वायरी की बदौलत ही उनके रिमूवल प्रोसीडिंग्स को सीरियसली लिया गया और उनको भी शायद ये पता था कि अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट अब उनको हटा देगा, क्योंकि जुडिशरी तो ये पहले ही मान चुका था
कि जज ने कुछ गलत किया है। तो हमको कानून और इसकी व्यवस्था में कुछ विश्वास रखना चाहिए, और हो सकता है जस्टिस वर्मा के केस में जो भी इंक्वायरी से सामने निकल के आता है उससे देश को और इस देश की जनता को कानून व्यवस्था पे और न्यायालय पे जो विश्वास है वो और भी गहरा हो जाए। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।